लड़ाई की तैयारियां करी। ये नहीं था कि जाते ही यूं टूट पड़ते थे एक दूसरे पे, बाकायदा यूं तैयारी करके फिर लड़ा करते थे। किस्मत खराब होती है ना, तब क्या होता है वो पानीपत का तीसरा युद्ध बताता है। जनवरी का महीना, उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश हो गई। बहु मुठियां भींच के वहां पर बैठा हुआ था कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रह गया, तोपखाना काम नहीं कर पा रहा था, उधर से अब्दाली की तोपें काम कर रही थी। और एक अच्छा सा स्टेटमेंट अभी बताता हूं मैं आपको। कहते हैं कि मराठों की पानीपत के तीसरे युद्ध से सूचनाएं पुनः पहुंचनी बंद हो गई थी। बालाजी बाजीराव तैयारियां कर रहे थे कि मराठों की सूचना प्राप्त की जाए, कि सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है इस साइड के अंदर। तो नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला पूरी तरीके से रोक के बैठे हुए। हुआ ये कि 1752 के बाद में भारत की पूरी राजनीति मराठों के इर्द गिर्द घूम रही है और मराठे ही सब कुछ शक्तिशाली हो रखे। यार मुगल बादशाह उनसे सहायता ले रहा है तो वही है सब कुछ, मुगल बादशाह को बना के वही आया करते थे। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा हम तय करेंगे। इमादुल मुल्क केवल उनका मराठों का मोहरा था और कुछ भी नहीं था। जब मुगल बादशाह को इन्होंने अपने संरक्षण में लिया तो मुगल बादशाह का यह मानना था कि भाई पंजाब मुल्तान तक तो मेरा इलाका है, पंजाब मुल्तान के आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, वहां पर जरूर अहमद शाह अब्दाली है, लेकिन वहां तक तो मेरा इलाका है। पंजाब मुल्तान का मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, मुल्तान तो पाकिस्तान में ही आप जानते हो। वीरेंद्र सहवाग ने जहां 309 रन बनाए थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। अब्दाली को यह लगता था कि यार इलाका मेरा है। अब्दाली ने 1748 में अपने यहाँ पे लूटमार करने शुरू कर दी थी और वो पंजाब के कई भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और केवल कब्जा नहीं करता है, पंजाब के अंदर वो अपने बेटे को गवर्नर बना देता है। तैमूर उसके बेटे का नाम था और वो वहां का गवर्नर था। मराठों के हाथ में जैसे ही सत्ता आई, मुगल बादशाह उनके प्रोटेक्शन के अंदर आया तो मराठे गए, उन्होंने तैमूर को जूते मार के भगाया से भाग गया। अदीना बेग बनेगा हमारी तरफ से, और पंजाब में अदीना बेग को गवर्नर बना के आ जाते हैं। थोड़े दिनों बाद में उन्होंने अदीना बेग को कहा कि तू ही हट, सिंधिया ने कहा मैं, और सिंधिया वहां का गवर्नर बन गया। अहमद शाह अब्दाली इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अहमद शाह अब्दाली को लग रहा था कि यार अब ये पंजाब तक आ गए और इनका क्या भरोसा, ये क्रॉस करके हिंदू कुश क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे। और साहू ने कहा था निसंदेह आप योग्य पिता की योग्य पुत्र, मुझे एक दिन विश्वास है हिमालय के पार मराठों का झंडा गाड़ दोगे। और मराठा शक्ति क्या अपने चरम पर लहलहा रही थी उन दिनों के अंदर। पर अहमद शाह अब्दाली की हिम्मत नहीं पड़े कि मराठों से लड़ ले। मुगल बादशाह किसी टाइम में अहमद शाह अब्दाली तय करके जा रहा था कि मुगल बादशाह कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। अब मराठे तय कर रहे थे कि मुगल बादशाह कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो दिल्ली में बादशाह की स्थिति, पंजाब के क्षेत्रों को लेकर जो लफड़ा चल रहा था, इस वजह से अब्दाली और मराठे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। उल्टा भारत के जितने मुसलमान राजा थे बाकी, उन्होंने अब्दाली को कहा कि भैया अपने आपस में लड़ाई चल रही है वो साइड में, ये काफिर मार रहे हैं हमको। दिल्ली के अंदर गायत्री मंत्र के पाठ करवाते हैं मुगल बादशाह बनाने के बाद में, ये लोग दिल्ली के अंदर गंगा जल से पवित्र करके जाते हैं। मराठे मतलब लाल किले पे कब्जा मराठों का, भगवा लहरा रहा था उन दिनों के अंदर लाल किले पे। और अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाले दो मुख्य लोग, एक तो अवध वाला नवाब शुजाउद्दौला, याद आया होगा आपके, जो बक्सर वाले युद्ध के अंदर लड़ रहा है। शुजाउद्दौला। और एक रुहेलखंड का नवाब था उन दिनों में, ये अफगानी था रुहेलखंड वाला, तो नजीबुद्दौला। तो रोहिलखंड में तो आपका नजीबुद्दौला, और इधर से आपके शुजाउद्दौला, अवध वाला। इन्होंने अब्दाली को कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं, काफिरों को हिंदुस्तान से निकालते हैं इनको। उधर मराठे कह रहे थे कि समय आ गया कि विदेशियों को भारत से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो ये तनातनी पड़नी थी। हिसाब ये कहता है कि जब तमाम मुसलमान अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में इकट्ठे हो रहे थे, इमादुल मुल्क बेचारा फिर भी मराठों के साथ में था। इमादुल मुल्क मुगल बादशाह की तरफ से मराठे लड़ने के लिए गए थे, तो मुगल बादशाह इधर से रहेगा, पर मुगल बादशाह के पास खुद के पास ही शक्तियां नहीं थी। तो सवाल तो यह है कि जब सारे मुसलमान अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में थे और मराठों को हराने के लिए लामबंद हो रहे थे, तो भारत के तमाम हिंदुओं को
मराठों के पक्ष में लामबंद हो जाना चाहिए था। आखिर मराठे भी तो हिंदू पद पातशाही की अवधारणा को स्थापित करना चाह रहे थे, वो भी तो लाल किले पे भगवा लहराना चाहते थे। दिक्कत यही हुई कि जब मराठों ने पंजाब और मुल्तान से चौथ लेने के क्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश को रौंद के रख दिया था, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के इन बिटवीन जितने भी राजा थे, मुख्यतः दो बड़ी शक्तियां उन समय में, जाट और भरतपुर वाले जाट नया नया राज्य स्थापित हुआ था, और राजस्थान वाले बाकी जितने भी राजपूत राजा थे, इन लोगों ने मराठों की हेल्प नहीं की। दो रीजन, एक तो ये मराठों से खुद परेशान थे, इस वजह से हेल्प नहीं कर रहे थे। दूसरा, मराठों ने इनको पूछा भी नहीं, मराठों ने इनको कहा भी नहीं कि हेल्प करो। मराठों में कहीं ना कहीं एक इतनी लगातार जीतों की वजह से घमंड भी आ गया था, और मराठों को लगता था यार अब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना। इवन भरतपुर महाराज सूरजमल तो सामने चला के चले गए थे, और मराठों ने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, बस थोड़ी मैं जो बातें कहूं वो मान लो। बातें क्या है? बातें बहुत सिंपल से कि मराठों की सेना में सैनिक होते थे कम, लुगाई टाबर होते ज्यादा। मराठों को हमेशा ये लगता था भाई हमसे लड़ी कौन पाएगा, और यही होता था यार 500 मराठे जाके दिल्ली को डरा के आ जाते थे। इसलिए मराठे जब कहीं सेना लेके जाते तो सैनिक कम होते, लुगाई टाबर, गीत गाने वाले, हलवाई, है ना, डांस करने वाले, ये लोग ज्यादा आते। और मराठे कुछ ही नहीं, आगे कोटा के बाहर बैठे और कोटा के राजा का 10 लाख पहुंचा दे। कोटा के राजा ने कहा 20 दिन लगेंगे। हाँ ठीक है, तो अपने क्या है, 20 दिनों तक हलवाई को कहा गया हाँ भाई चार इधर अपने जलवाइयां छाड़ने, वो जलेबियां छाड़नी शुरू कर दे तू तो अपने, और डांसर को कहा गया बयास शुरू किया जाए, मुजरा देखेंगे 20 दिन तक तो अपने यहाँ पर। इसलिए मराठों की सेना में लुगाई टाबर, डांसर, सिंगर, हलवाई, मालिश करने वाले, ये ज्यादा लोग हुआ करते थे। महाराज सूरजमल ने उनको ये कहा कि लुगाई टाबरों को यहाँ छोड़ जाओ, बाकी वाले लोग जाके लड़ लो। अहमद शाह अब्दाली सेना थोड़ी डंकी लेके आया है, ढंग से लड़ाई कर लोगे। मराठों ने कहा अच्छा, अब राजस्थान वाले बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, हम इसी प्रकार से जाएंगे। और पानीपत के इस युद्ध के अंदर जब मराठे पहुंचे, मराठों की तरफ से 2 सेनापति गए थे। और सुनो थोड़ी सी बातें फिर एक साथ लिखेंगे। मराठों का जो औपचारिक सेनापति था, फॉर्मल कमांडर जो था, वो तो पेशवा का बेटा था, विश्वासराव, 18 वर्षीय पुत्र उसका विश्वासराव। पर वास्तविक सेनापति था वो मराठा का चचेरा भाई था, सदाशिवराव भाऊ अर्जुन कपूर। भाऊ गजब का कमांडर था, दिल्ली पर कभी भगवा लहरा के आया था, मराठों का झंडा लहरा के आया था। भाऊ बाजी, आप यदि बाजीराव मस्तानी देखते हो तो बाजीराव मस्तानी में बाजीराव का एक भाई है चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा जो मस्तानी का विरोध करते थे, बाजीराव एक दिन उनके पीछे चाकू फेंकता है और कहता है कि अप्पा जी ये मत सोचना कि बाजीराव का निशाना चूक गया है, रिश्ता बीच में आ गया था। उस चिमनाजी अप्पा के बेटे थे सदाशिवराव भाऊ। बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव, चिमनाजी अप्पा के बेटे सदाशिवराव भाऊ। और जो विश्वासराव है ये आपके उसका बेटा था, पेशवा का बेटा था। तोपखाना था इनके पास में, खूब अच्छी आर्टिलरी थी। इनके जो तोपखाने का प्रमुख था वो था इब्राहिम खान गारदी। मैं लिखवा दूंगा, एक बार सुन लो बात। इब्राहिम खान गारदी इनके तोपखाने का प्रमुख हुआ करता था। अब्दाली पहले आके बैठ गया था। पानीपत हरियाणा में जगह पड़ती है, खुला मैदान है। भारत की खूब सारी लड़ाइयां पानीपत में हुई है, 3 बड़े युद्ध है पानीपत में। और मैं कहूं हरियाणा के आसपास में लड़ाइयां ज्यादा है। तराइन में 3 युद्ध हुए, पानीपत के अंदर ये 3 युद्ध हो गए आपकी। कुरुक्षेत्र का भी महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था। रीजन थे कि एक तो खुला मैदान था तो लड़ने में थोड़ा ठीक रहता था, दिल्ली के नजदीक था तो कोई भी राजा जो दिल्ली में बैठा होता वो दिल्ली से पहले रोकना पसंद करता, भाई राजधानी तक नहीं आ जाए, इसलिए भी वो यहां पर लड़ना प्रेफर किया करता था। आसपास में खेत थे, खूब सारे मैदानों के अंदर खेत थे, नदियां थी, इसलिए यहां से घास फूस अच्छा मिल जाता घोड़े वोड़ों के लिए, सैनिकों के लिए अनाज मिल जाया करता था। यहां पर बहुत अच्छे लोहार रहते थे, इसलिए लोहे के हथियार बहुत अच्छे वो तैयार करके दे सकते थे। उधर से जो खैबर पास करके आया करता था, खैबर दर्रा क्रॉस करके जो आया करता था, वो पंजाब से ढलते हरियाणा में पहुंचते तो उनके लिए भी यही मैदान बचता था कि यहां पर वो अपने घोड़े वोड़े लगा सके। इसलिए पानीपत लड़ाई के लिए एक मुफीद मैदान था।
पर अब्दाली चूंकि पहले आ गया था, तो अब्दाली ने अपनी सेना थोड़ी ऊंचाई पर लगा दी थी और मराठों की सेना थोड़ी नीची थी। सेना थी बीच के अंदर लुगाई टावर, पीछे फिर सेना रखी थी, आगे तोफखाना जचाया हुआ, लड़ाई की तैयारियां करी। ये नहीं था कि जाते ही यूं टूट पड़ते थे एक दूसरे पे, बाकायदा यूं तैयारी करके फिर लड़ा करते थे। किस्मत खराब होती है ना, तब क्या होता है वो पानीपत का तीसरा युद्ध बताता है। जनवरी का महीना, उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश हो गई। बारिश में पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो अब्दाली के कैंप जहां लगे हुए वहां तो पानी नहीं, जहां मराठों के कैंप थे वहां पानी पानी फैल गया। और जब वहां कैंप में पानी फैल गया तो दलदल हो गई भयंकर, और दलदल में तोपखाना फंस गया। सबसे बड़ी बात, बारिश होने की वजह से कैंप में मलेरिया फैल गई और मलेरिया से फौजी मरने लग गए। और बड़ी जोरदार घटना, अवध वाले सुजाउद्दौला और रुहेलखंड वाले नजीबुद्दौला ने मराठों का पीछे से कनेक्शन काट दिया। मराठों की सेना पड़ी है, पीछे से उन दोनों ने अपने कनेक्शन लगा दिए। अब महाराष्ट्र से मराठों को जो भी सहायता आती उसको वो बीच में रोक रहे थे, कोई सहायता नहीं पहुंचने दे रहे थे। अब्दाली, मराठे, फिर अब्दाली के दोस्त, मराठे घिर गए बीच में। ना रसद पहुंच पा रही है, ना हथियार पहुंच पा रहे हैं। कैंप के अंदर आपके बहुत ज्यादा मलेरिया फैल गई है, घोड़े मर रहे हैं अनाज के अभाव में। घोड़ों को मरने के बाद में उनकी लाशें दफनाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, इसलिए उन लाशों की वजह से दुर्गंध फैल रही है और दुर्गंध से लोग मर रहे हैं। बहू मुठियां भींच के वहां पर बैठा हुआ था कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फाइनली मराठा सैनिकों ने संक्रांत वाले दिन आके बहू को कहा कि बहू लड़ाई का ऑर्डर दे दे, भूख प्यास से, मलेरिया से, घोड़ों के लाशों की दुर्गंध से मरे, उससे अच्छा लड़ के मरे। अब मराठों के पास कोई चारा था नहीं, क्या बहादुरी से लड़े थे मराठे, वाकई वाकई बेहद बहादुरी से लड़े थे। शुरुआती हमले में तो अब्दाली के छक्के छुड़ा दिए थे, पर तोपखाना फंस के रह गया, तोपखाना काम नहीं कर पा रहा था। उधर से अब्दाली की तोपें काम कर रही थी, इधर से मराठों के कुछ सरदार जब हारते दिखे तो लड़ाई में से बाहर निकलने लगे। मल्हार राव होलकर लड़ाई के अंदर से बाहर निकल जाता है, महादजी सिंधिया न्यूट्रल हो जाता है। उसके बावजूद भाऊ की बहादुरी के लिए याद किया जाना चाहिए इस युद्ध को। भाऊ को वाकई भारतीय इतिहास के अंदर एक महान सेनापति के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 18 वर्षीय नौजवान विश्वास राव, वयोवृद्ध सेनापति विश्वास सदाशिवराव भाऊ और मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर। उस मूवी को यदि आप देखते हो तो बाजीराव दो बच्चों को एक साथ खिला रहा होता है, शमशेर बहादुर को और नाना को। नाना तो बालाजी बाजीराव है, और नहीं राघोबा को एक रघुनाथ राव नाम का आगे हम पढ़ेंगे वो, और शमशेर बहादुर। क्या गजब के लड़े थे उस युद्ध के अंदर, लेकिन काम आ गए थे सारे के सारे। विश्वास राव मरा था, सदाशिवराव भाऊ मरा था। अब्दाली युद्ध जीत गया था, लेकिन फायदा अब्दाली को भी कुछ नहीं हुआ था। अब्दाली को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन जैसा कि विदेशियों की सेना अक्सर किया करती थी, तुर्कों अरबों का काम ही यही था, जब मराठे मर रहे थे वो बच्चे बीच में फंस गए, वो महिलाएं बीच में फंस गई। क्रूरतम प्रदर्शन है वो। जब महिलाओं के स्तन काट लिए गए थे, बलात्कार किए गए उनके साथ, बच्चों को पकड़कर ले गए अफगानिस्तान के बाजारों में उनकी बोलियां लगाकर बेच दिया गया था। ऐसा हाय घिरे हुए मराठे कुछ कर नहीं पा रहे थे। भारतीय इतिहास की विडंबना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध केवल छोटी मोटी गलतियों की वजह से मराठे हार गए थे। मुझे यदि कोई पूछे कि आधुनिक भारत की ऐसी कौन सी घटना है जिसे यदि मुझे टाइम मशीन दे तो मैं उसे चेंज करना पसंद करूं, तो मैं कहूंगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध। यदि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे नहीं हारते तो अंग्रेजों को भारत पे नहीं पनपने देते हो। यदि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जीत जाते तो दिल्ली पर कब्जा कर लेते और वो उत्तर भारत के पूरे के सम्राट होते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता अपने आप के अंदर। और अब्दाली ने यहां पर उन महिलाओं को, बच्चों को पकड़ लिया था
एक एक रुपए में अफगानिस्तान में ले जाके बेच दिए थे उनको। युवराज सिंह का निकम्मा बाप योगराज सिंह इसी घटना के लिए कहता है कि हिंदुआं दी कुड़ियां नूं अब्दाली टके टके च बेच दी सी, सिक्खां बचाई सी उन्हां नूं। मुझे लगा कि इतिहास की सुइयों को किस प्रकार घुमाने का काम कर देते हैं लोग। सिख हिंदू थे, वो हिंदुओं की एक ब्रांच थी, वो यदि बचा रहे थे तो इसमें अलग कोई बात नहीं। और यदि तुम इस बात पर खुश होते हो कि मराठों की उन लड़कियों को उन क्रूरतम लोगों ने, जिनको हिस्ट्री में नरसंसता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, विडंबना है कि भारतीय इतिहास बहादुरी के किस्सों के साथ पढ़ाता है, उन अब्दालियों को और नादिर शाहों के हाथों यदि लड़कियां बिक गई थी ऐसा है, तो उसमें गर्व करने की और तालियां बजवाने की बात कहां पर उत्पन्न होती है। एकमात्र भारत देश है जो अपने योद्धाओं का अपमान कर सकता है। इसलिए न तो अपना बॉलीवुड, न अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कुछ भी बता पाते हैं। जब वो भाग रहे थे मराठे, हम राजस्थान वालों का तो और बड़ा योगदान भरतपुर महाराज सूरजमल ने उन मराठों के महिलाओं को, बच्चों को भरतपुर में 6 महीने तक रखा था, खूब दिन तक यहां पर शरण दी थी। ये पानीपत के तीसरे युद्ध का लेखा जोखा था। लिखिए, थोड़ी बातें अभी हम और करेंगे। इतिहासकार हुए जदुनाथ सरकार। जयंत सरकार कहते हैं कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका कोई सदस्य इस युद्ध में नहीं मरा हो। लगभग 75,000 मराठा सैनिक इस युद्ध के अंदर मरे थे। जयंत सरकार क्या कहते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं है महाराष्ट्र में जिसके किसी सदस्य ने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त नहीं की हो। क्या घनघोर लड़ा होगा महाराष्ट्र, क्या बहादुर मराठा कौम रही होगी जो उस दिन देश को बचाने के लिए उस विदेशी शक्ति के सामने अड़कर खड़े हो गए थे। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को भी कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं, पर अहमद शाह अब्दाली को युद्ध जीत के वापस लौटना पड़ गया था। मराठे तो हार ही गए थे। मराठे भारत का सम्राट बनना चाहते थे। इस युद्ध के बाद में मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। उनका जो अटक से कटक तक वाला सपना था कहीं ना कहीं धूमिल पड़ा। अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत को अपने तरीके से चलाना चाहता था, उसे पुनः लौटना पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह फैसला कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, कि क्या अब्दाली राज करेगा या मराठे राज करेंगे, बल्कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला किया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा, और वो शक्ति मराठे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को इस रूप में इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि अब यह तय हो गया था कि मराठे भारत पर राज नहीं करेंगे। एक और अच्छा किसी का स्टेटमेंट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने उस शक्ति को सबसे अधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में नहीं थी। पानीपत के तीसरे युद्ध ने उस शक्ति को सर्वाधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में नहीं थी, अंग्रेज। एक और अच्छे इतिहासकार जीएम सरदेसाई, जीएम सरदेसाई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस महान मैदान के पास जब भारतीय उपमहाद्वीप की दो शक्तियां अफगान और मराठे एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे, क्या अजीब सा संयोग है कि उसी समय लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैदम से मुलाकात करके यह रास्ते तलाश रहा था कि भारत वेस्ट इंडिया कंपनी को आगे क्या करना चाहिए। तो याद रखना इस बात को कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। लिखो, यह बात तो लिख लो, शासन नहीं करेगा, कि भाई मराठे तो भारत पर शासन नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी बात थी। अब और एक अच्छा सा स्टेटमेंट अभी बताता हूं। कहते हैं कि मराठों की पानीपत के तीसरे युद्ध से सूचनाएं पुनः पहुंचनी बंद हो गई थी। बालाजी बाजीराव तैयारियां कर रहे थे कि मराठों की सूचना प्राप्त की जाए, कि सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है इस साइड के अंदर। तो नजीबुद्दौला और सुजाउद्दौला पूरी तरीके से रोक के बैठे हुए।
पुना दरबार में खलबली कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बंजारा पुना पहुंचता है। बंजारे कौन होते हैं? मुझे लगता है राजस्थान जी के जितने लोग पढ़े हुए आप सब मन ही मन कहेंगे हाँ सर, घुमक्कड़ व्यापारी, नोमैडिक ट्रेडर्स जो होते हैं उनको हम बंजारे बोलते हैं। एक बंजारा पहुंचता है और बंजारा बालाजी बाजीराव से मुलाकात करता है, पेशवा से मुलाकात करता है। पेशवा ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं पानीपत की तरफ से आ रहा हूं। पेशवा ने कहा कि पानीपत के समाचार बताओ। बंजारे को पानीपत के समाचार पता थे, लेकिन बंजारे को इस बात का आश्चर्य हुआ कि यार पेशवा को इस बात का पता नहीं। बूढ़ा पेशवा, उसे लगा कि यार कैसे बताऊं मैं इसको कि तुम्हारे दोनों सेनापति मर गए, तुम्हारे 22 अच्छे अच्छे कमांडर और मरे हैं, सैनिकों की तो गिनती नहीं की जा सकती। बंजारा कोड वर्ड में बोलता है, 2 मुहरें विलीन हो गई या 2 मोती समुद्र में विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें खो गई और चांदी और तांबे की तो गिनती नहीं की जा सकती। 2 pearls have been dissolved, 22 gold coins have been lost, and silver and copper could not cast up. उनकी तो गिनती भी नहीं कर सकते भाई साहब, इतना नुकसान हुआ है। पेशवा को जैसे ही यह समाचार मिला, पेशवा मर जाता है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने केवल मैदान में नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस ट्रेजिक न्यूज को सुनने के बाद, इस दुख करने वाली न्यूज को सुनने के बाद पेशवा की मृत्यु हो गई थी। लिखो, पानीपत का तीसरा युद्ध था। और देखिए, आप कभी घटनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास केवल पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का है। अक्सर लोग जब कहते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़े, क्या पढ़ा है इसके अंदर, तब मुझे लगता है कि ये वास्तव में ये कह रहा है कि घर पे बूढ़े दादा दादी क्या कर रहे हैं, इनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता। इतिहास ज्ञान के उसी बुजुर्ग के समान है जिस प्रकार हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। बहुत कुछ सिखाता है यदि कोई वहां से समझना चाहे तो। अब नोटिस कीजिए, 7 साल, 5 युद्ध, भारत का पूरा खाका बदल गया। 1757 में अंग्रेज प्लासी के युद्ध में बंगाल में एक डमी रूलर बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। मीर जाफर उनका पपेट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। बंगाल के संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया और इस बंगाल के संसाधनों पर कब्जा होने की वजह से वो 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों को और 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराने में सफल हो गए। यदि वो प्लासी के युद्ध में बंगाल पे कब्जा नहीं कर पाए या बंगाल पे अपना डमी नहीं बना पाए तो उनको इतने रुपए नहीं मिलते। इतने रुपए नहीं मिलते तो डचों और फ्रांसीसियों को इतनी इजीली नहीं हरा पाते। मेरियट कहता है कि डुप्लेजिस चाबी को पांडिचेरी में खोजने की कोशिश कर रहा था या मद्रास में खोजने की कोशिश कर रहा था। वो मद्रास में लड़ रहा था उन दिनों, मद्रास पे कब्जा करना चाहता था। कि डुप्लेजिस चाबी को मद्रास में खोजना चाह रहा था, वो चाबी बंगाल में थी। क्लाइव ने उस चाबी को प्राप्त कर लिया था। वो प्लासी युद्ध की बात कर रहा होता जब 1759 में वेदरा, 1760 में वाड़ीवास के अंदर वो जीत जाते हैं। अब अंग्रेज बंगाल के संसाधनों से अन्य शक्तियों को बाहर निकाल चुके थे। अब यदि कोई टक्कर दे सकता था तो मराठे दे सकते थे। भाग्य की विडंबना देखिए कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे खुद ही खत्म हो गए। और मराठे खुद खत्म हो गए, मराठों का राहा साहा जब चला गया कि 1761 में जैसे ही मराठे यहां पर कमजोर पड़ते हैं, मराठे कमजोर पड़े तो बाकी वाले बंगाल वालों ने अपना उड़ीसा वापस ले लिया, गुजरात बुंदेलखंड वालों ने अपने राज्यों पर वापस कब्जे करने शुरू किए, हाँ, मालवा वालों ने चौथ देना बंद कर दिया। तो मराठे एक बार चुपचाप बैठते हैं, अपनी स्थितियों को संभालने का प्रयास करते हैं। इन बिटवीन 1764 के युद्ध के अंदर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को एक साथ हरा देते हैं। आप नोटिस करके देखिए कि यदि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे नहीं हारे होते तो क्या बक्सर का युद्ध बिना मराठों के इंटरफेयर क्यों हो जाता? मतलब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, मुगल बादशाह सरेंडर कर रहा है, अवध का नवाब और बंगाल के नवाब अंग्रेजों के पैरों में पड़े हुए हैं, बंगाल पर पूरा कब्जा कर रहे हैं, मराठों का कहीं नामो निशान नहीं है। क्योंकि 3 साल पहले पानीपत से इतनी बुरी तरीके से मराठे डिफीट खा गए थे कि अब वो चुपचाप बैठे थे।
कुछ कर नहीं पा रहे थे। करेंगे जल्दी, वापस मराठे करने लगेंगे, लेकिन यहां तक तो नहीं कर पा रहे थे। 64 तक तो कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। देखिए आप, 5 युद्ध, 7 साल भारत का भाग्य पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा था। चलिए अगला पेशवा पढ़ते हैं अपने।